हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। चलिए सभी अच्छी बात है। देखिए भाई, हमारी जो बात चल रही थी वो चैप्टर 6 के बारे में बात चली रही थी। ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नाम था पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर 6 था जिसमें हमने पादपों में जल अवशोषण वाला जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हाँ। तो इसमें हमने क्या क्या देखा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने थोड़ी बहुत पॉइंट जल के बारे में पढ़े, उसके बाद हमने जड़ रूट को पढ़ा, है ना। यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा था। उसमें हमने फिर जड़ की बात की थी। तो जड़ के कौन से भाग होते हैं ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा पौधों में जल अवशोषण, और ये देखा दो प्रकार से, एक तो देखा निष्क्रिय और एक देखा सक्रिय। ठीक है, और इसके बाद जो हमने कल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की थी वो था पादपों में जल मार्ग। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण और पाथवे ऑफ वाटर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम पढ़ के चल रहे थे। और अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, और वो है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप। क्या है भाई? रसारोहण। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हम रसारोहण कह के चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको समझते हुए चलना। एक एक चीज को हम क्लियर करके यहां से चलेंगे। देखिए भाई, पहले तो आप इसकी हेडिंग का अर्थ समझिए। रस और आरोहण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, तो कौन किसका चढ़ना? एक रस का चढ़ना। किसका? रस। हम जल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई जल के साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। एक शुद्ध जल नहीं जाता कभी भी, जल एक विलयन के रूप में जाता है। ठीक है, तो हम उसको रस बोल सकते हैं। तो एक हेडिंग से हमें ये तो पता चल रहा है कि इस टॉपिक में जो रस है उसको ऊपर की ओर चढ़ाना है। ठीक है, उस घटना को हम रसारोहण बोलेंगे। तो एक सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख देते हैं। जल का मृदा से मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे की शीर्ष भाग तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है एसेंट ऑफ सेप की। वो क्या है कि भाई जल का मृदा से, देखो ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये मिट्टी है और इस मिट्टी में कौन है? जल, है ना। तो ये जो जल होता है ना, ये मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होता है, ये हम देख चुके हैं। और मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर
ये जो जल होता है वो ऊपर तक, प्लांट के टॉप पार्ट तक, और मैं कहूँ कि हर भाग तक ये जल जब पहुँचता है तो इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं। तो आपको क्लियर डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई क्या, कि जल का मिट्टी से मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रसारोहण। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए एक डेफिनेशन बता दी गई कि भाई कि रसारोहण ये होता है। अब एक बात और उठी, उन्होंने कहा कि भाई ये रसारोहण की घटना तो हुई, हम एक बात और देख लेते हैं कि ये जो जल है, ये जो जल है, या मैं कहूँ कि जो रसारोहण की क्रिया हो रही है, इसका रास्ता कौन सा होता है प्लांट में, अर्थात यहाँ से जल मूल से शीर्ष भाग तक जो पहुँच रहा है, किस रास्ते को वो सेलेक्ट करके पहुँचता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल और यहाँ पर पढ़ना था, और वो प्रैक्टिकल क्या है, रसारोहण का मार्ग। क्या है भाई, रसारोहण का मार्ग, पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण का मार्ग। नहीं आई बात समझ में टॉपिक की? अरे भाई वो ये कहना चाह रहा है कि रसारोहण की क्रिया तो हुई, अर्थात जो जल था, रस था, वो मूल से ऊपर तक पहुंचा, उसने कोई रास्ता तो चुना होगा, अर्थात किसी ना किसी पौधे के किसी भाग से होकर वो गया होगा, है ना। तो उसी चीज को वो जानने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया इस संबंध में कि आखिर हमको पता लगाना है कि किस रास्ते से जो वाटर होता है वो प्लांट के टॉप पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रसारोहण का मार्ग। ठीक है, तो देखिए, बालसम पौधों की जड़ को काटकर इसके कटे सिरे को सैफ्रेनिन अभिरंजक में 2-3 घंटे के लिए रखते हैं। बाद में ये देखा गया कि पौधों की सिराएं, पत्तियों की सिराएं लाल रंग की हो जाती हैं। पर्ण, तने आदि को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो लाल रंग केवल जाइलम वाहिका में ही मिला। अतः स्पष्ट है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा होती है। ठीक है, देखिए भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, रसारोहण का मार्ग। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत छोटा सा प्रयोग किया
जो वनस्पतिविज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, एक बालसम नाम का पौधा लिया, ठीक है, और उस पौधे की, जैसे ये पौधा है और इसकी ये जड़ है ना, तो पौधे को लिया और इसकी जड़ को काटा, यानी कि पौधे को उखाड़ लिया, है ना, और इसकी जड़ को थोड़ा सा काटा। अब इस कटे हुए भाग को उन्होंने क्या किया, एक अभिरंजक था सैफरेनिन। अब मैं आपको बता दूं कि सैफरेनिन क्या चीज होती है। सैफरेनिन एक ऐसा कलर, एक ऐसा अभिरंजक होता है, स्टेनिंग होता है, स्टेन करना मतलब अभिरंजित करना होता है ना, तो सैफरेनिन एक ऐसा अभिरंजक है। अभिरंजक का मतलब होता है जो किसी को रंग दे, है ना, कलर चढ़ा दे उस पर। तो सैफरेनिन एक लाल रंग का कलर होता है और इसकी ये विशेषता होती है कि केवल ये प्लांट टिश्यू को ही कलर्ड कर सकता है। पादप ऊतक, अगर मैं जंतु ऊतक को कलर करता ना, तो मैं इसके स्थान पर ईओसिन लेता। क्या लेता? ईओसिन। ईओसिन भी एक अभिरंजक है, लेकिन ईओसिन केवल जंतु ऊतकों को रंगने के काम आता है, कोशिकाओं को, लेकिन प्लांट ऊतकों को यदि हमें रंगना है तो सैफरेनिन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ईओसिन का नहीं करेंगे, है ना। तो सैफरेनिन एक लाल रंग का अभिरंजक होता है और ये अभिरंजक क्या करता है भाई, कि यदि आप किसी प्लांट कोशिका को इसमें डालें तो ये उसके कोशिका द्रव्य को, सेल के कोशिका द्रव्य को कलर्ड कर देता है, रंग देता है। और मैं आपको बता दूं, स्पेशल सैफरेनिन का ये काम होता है, स्पेशल ऐसे ऊतक जिनमें लिग्निन पदार्थ होता है। बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना, पौधे के हर भाग को, हर ऊतक को ये नहीं रंग सकता। स्पेशल दो ऊतकों को रंगने के काम आता है। एक तो होता है हमारा जाइलम और एक होता है दृढ़, ठीक है। ये दोनों जो ऊतक हैं इनमें लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है, अर्थात ये दोनों लिग्निन युक्त होते हैं। तो इसीलिए ये हमको पता था कि जो सैफरेनिन है वो केवल इन दोनों को ही कलर्ड कर सकता है। तो इसीलिए हमने एक अभिरंजक लेना पड़ा जिसको हम कह रहे थे सैफरेनिन, क्योंकि भाई सैफरेनिन एक घोल था लाल रंग का, तो मतलब एक प्रकार का रस है वो, है ना। पौधे जो मूल रोम है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें वाटर है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमको एक अभिरंजक लेना पड़ा, है ना। अब उन्होंने क्या देखा कि 2-3 घंटे के लिए इस पौधे को रखा, तो पौधे ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्प्शन किया, अवशोषण किया, लेकिन वाटर में क्या है, सैफरेनिन अभिरंजक के कण हैं। समझ में आ गई बात? तो बाद में क्या देखा गया कि जो पौधे की पत्तियां थीं भाई, पौधे की पत्तियों की जो ये सिराएं थीं वो रेड कलर की हमें दिखाई देने लग गई। कुछ समय बाद कैसे कलर की दिखाई देने लग गई, रेड कलर की, लाल रंग की। तो हमने फिर क्या किया कि इसको काट कर, पत्ती को काटा और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो केवल हमें ये देखा गया कि भाई जो रेड कलर था ना सैफरेनिन का, वो केवल प्लांट के जाइलम भाग में ही देखने को मिला। अब आप खुद समझदार हैं कि जो अभिरंजक था वो एक प्रकार का रस था, एक प्रकार का वाटर था। अब प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब किया तो एक ट्यूब के माध्यम से नीचे से ऊपर की तरफ आया और वो ट्यूब थी जाइलम वाहिका। समझ में आ गई बात? तो सैफरेनिन जो अभिरंजक था प्लांट के और किसी भाग में देखने को नहीं मिला, केवल जाइलम वाहिका में देखने को मिला। और वो
टॉप पार्ट की जो पत्तियां थी उनकी सिराओं तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो रसारोहण की क्रिया होती है वो केवल जाइलम ऊतक द्वारा होती है। अर्थात रसारोहण का जो मार्ग होता है वो कौन होता है? जाइलम ऊतक होता है। तो बताओ कितनी सिंपल सी बात है रसारोहण के मार्ग के बारे में। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, हाँ। तो ये था भाई रसारोहण का मार्ग। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक तो रसारोहण की परिभाषा और एक रसारोहण का मार्ग। आप प्लांट जरूर याद रखना, है ना, और अभिरंजक जरूर याद रखना। ठीक है भाई, अब देखिए, अब ये बात हो गई, आखिर वैज्ञानिकों ने ये पता चला लिया कि रसारोहण का मार्ग कौन सा होता है। ठीक है, अब एक बात और छिड़ी कि भाई मार्ग तो हमें पता चल गया, अब यार ये बात और पता चल जाए कि ये रसारोहण की क्रिया हुई कैसे, अर्थात पौधों ने नीचे से जल को ऊपर तक कैसे पहुंचाया, जबकि इसमें तो बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़नी चाहिए। भाई आप खुद सोचो कि जड़ बहुत नीचे होती हैं, प्लांट बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ये पानी नीचे से ऊपर तक किस प्रकार पहुंचा होगा। अब उनके दिमाग में ये बात आई। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक टॉपिक बना दिया, और वो हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि। ठीक है भाई, तो ये जो रसारोहण की क्रियाविधि है इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमको ये बता के चलना है कि आखिर जो एसेंट ऑफ सैप हुआ है प्लांटों में वो कैसे होता है। ठीक है, अब नॉर्मल तो हो नहीं सकता, है ना, तो क्या हुआ, कुछ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च किए और अपने अपने मत प्रस्तुत किए, किसको समझाने के लिए कि रसारोहण इस प्रकार होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए निम्न थ्योरी प्रस्तुत की। थ्योरी मतलब सिद्धांत आप कह सकते हैं ना। तो पहले है जैव बल सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब सिद्धांत, और थर्ड है ससंजन सिद्धांत। बात को जरा ध्यान से समझिए भाई। अब जो हम लास्ट में ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये एसेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, कि आखिर प्लांटों में क्या ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जल नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है। तो इसी क्रम में कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो 3 सिद्धांत होते हैं रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए, जिनमें हम अलग अलग मत पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए, पहला जो सिद्धांत था वो था जैव बल, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, वाइटल फोर्स। ठीक है, और सेकंड था मूल दाब सिद्धांत, जिसको हम रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। समझ में आ गई बात। और ससंजन सिद्धांत, जिसको हम कोहेंसन थ्योरी बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात, है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले तो यही बात याद रखनी है कि भाई रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए,
उनमें सबसे पहला सिद्धांत था जैव बल सिद्धांत, दूसरा था मूलदाब सिद्धांत और तीसरा था ससंजन सिद्धांत। ठीक है, तो इन तीन सिद्धांतों के माध्यम से रसारोहण की क्रियाविधि को समझाया गया था। और ये जो तीनों सिद्धांत हैं उन सभी में अलग अलग मत थे। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसके मत को सर्वमान्यता प्रदान की गई। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं इनको अलग अलग। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, तो सुनिए ध्यान पूर्वक। सबसे पहले आप तीन थ्योरी के नाम तो जरूर याद रख लेना कि भाई ये थ्योरी दी गई थी किसको समझाने के लिए? रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए। तो सबसे पहली थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं जैव बल सिद्धांत। आप जानते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? वाइटल फोर्स थ्योरी है भाई, जैव बल सिद्धांत। तो देखिए, रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है। इस संबंध में निम्न वैज्ञानिकों के मत इस प्रकार हैं। सबसे पहला, गोडलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार रसारोहण जाइलम पैरेन्काइमा व मज्जाकरण कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होने से होती है या होता है ना। सेकंड है जेसी बॉस के स्पंदन सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया उन कोशिकाओं में स्पंदन के कारण जो एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती है। इन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया। अब मैं देख लेता हूँ आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलो आ जाएगा पूरा। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉसबर्जर के अनुसार रसारोहण का जीवित कोशिकाओं से सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति इसका अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है।
देखिए भाई, तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझना कि भाई रसारोहण की क्रिया विधि बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको पहले ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। हम ये देख रहे हैं कि प्लांटों में एसेंट ऑफ सैप किस प्रकार होता है, आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले एक सिद्धांत इसके बारे में प्रस्तुत किया गया और वो सिद्धांत था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी में एक मुख्य बात निकल के आई थी, क्या? जैव का मतलब जीवित या जैव ना, जो भी है। तो इस सिद्धांत की एक मुख्य बात ये थी कॉमन कि भाई रसारोहण की जो क्रिया होती है प्लांटों में वो जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। भाई प्लांटों में कुछ सेल्स मृत भी होती हैं, आपको याद होना चाहिए। जाइलम और फ्लोएम में हमने मृत भाग भी देखे और जीवित भाग भी देखे, 11th क्लास में हमने आपको बताए, ठीक है। हाँ, तो तब ये कहते हैं कि भाई रसारोहण की जो क्रिया है वो केवल जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए फिर 3 वैज्ञानिक आए केवल इस थ्योरी को देने के लिए। सबसे पहले वैज्ञानिक थे गोडलेवस्की। गोडलेवस्की ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम रिले पंप सिद्धांत कहते हैं। एक गोडलेवस्की वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, वो क्या था? रिले पंप सिद्धांत। पंप का मतलब एक पंपिंग सिस्टम, और पंप का क्या मतलब होता है? वो एक ऐसा फोर्स डेवलप करती है जो पानी को नीचे से कहाँ ले आती है? ऊपर ले आती है। तो इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रिले पंप सिद्धांत रखा। तो इन्होंने कहा कि रसारोहण की जो क्रिया होती है वो जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा कोशिका हैं, मृदुतकी कोशिका हैं और जो मज्जाकरण की कोशिका हैं, आप जानते हैं जाइलम, पैरेन्काइमा और मज्जाकरण एक ही पास होते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि इन कोशिकाओं के जो ओपी है, परासरण दाब है, उसमें आवर्ती परिवर्तन होने से, यानी कि बढ़ते रहने से या घटते रहने से, है ना। तो देखो एक सिंपल सी बात हुई कि जाइलम, पैरेन्काइमा और मज्जाकरण ये क्या है? जीवित कोशिका हैं। तो वो कह रहा है कि इन दोनों कोशिकाओं का जो ओपी है, परासरण दाब है, उसमें चेंजमेंट होता रहता है और उसी चेंजमेंट के वजह से ये एक पंप की तरह काम करती हैं कोशिकाएं। और जब ये पंप की तरह काम करती हैं तो नीचे से पानी को कहाँ तक ले जाती हैं? ऊपर तक ले जाती हैं, और उसी को तुम रसारोहण कहते हैं, ठीक है। तो गोडलेवस्की ने दिया था रिले पंप सिद्धांत, और रिले पंप सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यही बात बताई कि पैरेन्काइमा और मज्जाकरण की जो कोशिकाएं होती हैं उनके ओपी में लगातार चेंजमेंट होने से एक पंपिंग सिस्टम बनता है जिससे वाटर नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर आए जेसी बॉस। जेसी बॉस का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या था? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप याद रखो कि भारतीय टेलीग्राफ पादप पर जेसी बॉस ने अपना प्रैक्टिकल किया। 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट है कि जेसी बॉस ने अपने प्रयोग किस प्लांट पर किए? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किए। अब इन्होंने पता है क्या किया था? इन्होंने ये देखा कि एक वोल्ट मीटर लिया, सॉरी गैल्वेनोमीटर, उसी से शायद चेक करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, विद्युत वगैरह को, है ना, करते हैं ना, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। हाँ, आप ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, ठीक है भाई। तो उसको लिया, एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसको लगा दिया इस प्लांट की तने में या शाखा में, जो भी है। तो उन्होंने क्या देखा गया? उस सुई में विक्षेप देखा। और वो सुई कब हिलती है? गैल्वेनोमीटर की या वोल्ट मीटर की कब हिलती है? जब करंट आता हो तभी हिलती है ना। लाइट का पता चलाते ना मुझसे, करंट का। तो मैं आपको बता दूं, ये क्या करते थे, जैसे ही उस पिन को इस प्लांट में लगाते थे,
गैल्वेनोमीटर अपनी सुई को विक्षेपित करता था। तब इन्होंने कहा कि भाई, और ये उस पिन को कहाँ लगाते थे, एंडोडर्मिस के पास जो कोशिकाएं थी वहां पर, है ना। तो तब इनको स्पंदन देखने को वहां मिला, अर्थात करंट। तब इन्होंने कहा कि हो सकता है कि भाई यहाँ जब करंट डेवलप है तो ये एक स्पंदन करवाता है, करंट, है ना, झटके मतलब। तो उस झटकों के कारण जो पानी है वो नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब जब और वैज्ञानिक आए ना, तो उन्होंने इस घटना को देखा तो उसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में, और जैसे ही ये लगाते थे वो विक्षेप शो करता था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, है ना। तो इसको क्या है, फेल कर दिया गया था सिद्धांत को, है ना। हाँ, क्योंकि ये जेसी बॉस करते थे तभी तो वो विक्षेपित होती थी, लेकिन और कोई लगाता था तो वो नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी बात कही थी। तो जेसी बॉस ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्पंदन सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बात बताई कि भाई जो कोशिका एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती है उसमें स्पंदन के कारण कौन सी क्रिया होती है, रसारोहण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये था स्पंदन सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो स्ट्रॉसबर्जर ने दिया, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एक पिक्रिक एसिड लिया, पिक्रिक अम्ल। और ये पिक्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो जीवित कोशिकाओं को नष्ट करता है, प्लांट की जीवित कोशिकाओं को। एक पिक्रिक अम्ल लिया और फिर एक प्लांट लिया और उस पिक्रिक अम्ल में उस प्लांट को डाला। अब ये तो हमें पता है कि पिक्रिक अम्ल भी एब्जॉर्ब होकर जाएगा और ये उसकी जीवित कोशिकाओं को नष्ट करेगा। तो पिक्रिक अम्ल में डुबोने के बाद फिर हमने कुछ जल लिया और जब उसको देखा तो रसारोहण की क्रिया उसके बाद भी जारी रही। मेरी बात समझो, स्ट्रॉसबर्जर ने पिक्रिक एसिड लिया था और पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो जीवित कोशिकाओं को ही नष्ट करता है। तो जैसे ही पिक्रिक एसिड इस प्लांट के पास जाएगा तो उसकी जीवित कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, ये हमको पता है। लेकिन बाद में भी उसी पौधे में रसारोहण देखा गया। तो तब उन्होंने एक बात कही कि भाई रसारोहण का जीवित कोशिका से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति इस क्रिया के लिए जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जीवित कोशिका ही इसको करे। समझ में आ गई बात? तो आपको ये तीनों वैज्ञानिकों की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, अर्थात जीवित कोशिका को इन्होंने मान्यता दी। लेकिन स्ट्रॉसबर्जर ने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया था और उन्होंने एक बात यहाँ से क्लियर कर दी कि जीवित कोशिका का कोई डायरेक्ट मतलब यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था हमारा जैव बल सिद्धांत। तो आपको क्लियर है जैव बल सिद्धांत, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, मूल दाब सिद्धांत। क्या है भाई? मूल दाब सिद्धांत। तो देखो मूल दाब क्या है, पैरेनकाइमा कोशिका लचीली होती है जब इसमें जल प्रवेश करता है तो इसकी भित्ति पर तनाव होता है जिससे ये वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है, जिससे कुछ द्रव्य की मात्रा
इसके कोशिका द्रव्य से निकलकर जाइलम वाहिका में आती है, जिससे एक बल उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। इसे मैनोमीटर से मापा जाता है, जिसका मान 2 ATM आता है, जो 20 मीटर ऊंचे पौधों के लिए ही होता है। लेकिन पौधे और ऊंचे होते हैं, जिनके लिए 12 ATM की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने थोड़ी थ्योरी को सॉल्व कर दिया है। आपको नोट्सों में वो लाइन मिल जाएंगी और मैं आपको समझा जरूर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम के अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है ना, कि कहीं वीडियो लंबी नहीं हो जाए। और हमें क्या करना होता है कि भाई टॉपिक भी हमारा उसी समय होना चाहिए, है ना। देखिए ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। मूल दाब सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में क्या है, उन्होंने ये कहा था कि भाई पेरेन्काइमा जो कोशिका होती है, जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिका, वो लचीली प्रवृत्ति की होती है। अब ये जो लचीली प्रवृत्ति की होती है, तो इसमें जैसे ही जल प्रवेश करता है, इसकी भित्ति पर एक तनाव उत्पन्न होता है। आप जानते हैं स्फीति अवस्था में आएगी तो स्फीति दाब लगेगा, है ना। अब जैसे ये कोशिका द्रव्य, तो ये मतलब क्या है, जब इसमें जल भर जाएगा तो ये पूरी स्फीत अवस्था में आ जाएगी, एक दबाव या एक तनाव उत्पन्न होगा, है ना। अब ये कोशिका क्या है, वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है। तो ये क्या करेगी कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें से जल को बाहर निकालेगी। अब जैसे ये जल बाहर निकलेगा, ये जल पहुंचेगा कहाँ, जाइलम में, क्योंकि जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं में है, हो रही है ये क्रिया। तो ये जल की बूंदें जब जाइलम में पहुंचती हैं, तो जल की वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिस फोर्स को हम मूल दाब कहते हैं या रूट प्रेशर कहते हैं। और इसी रूट प्रेशर की वजह से रसारोहण की क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है ये थ्योरी, बिल्कुल भी। ठीक है, केवल इतना उन्होंने कहा था कि भाई पेरेन्काइमा कोशिका हैं, लचीली प्रवृत्ति की होती हैं, यदि इसमें जल भर जाएगा तो ये तनाव कंडीशन में आ जाएगी। फिर ये कोशिका वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है, तो कुछ जल की बूंदें अपने कोशिका द्रव्य से बाहर निकालती है, जिससे क्या होता है, जाइलम में जल की मात्रा बढ़ जाती है और एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको मूल दाब कहते हैं। और उस मूल दाब की वजह से ही क्या होता है, रसारोहण होता है। तो ये तो थी क्रिया। अब कुछ बेसिक बात मूल दाब के बारे में। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि मूल दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। मूल दाब को हम किस यंत्र से मापते हैं, मैनोमीटर से। और जब मैनोमीटर को देखा गया था ना, तो उस मैनोमीटर का जो मान था वो 2 ATM पाया गया था। समझ में आ गई बात। और उन्होंने ये कहा था कि भाई 2 ATM जो मूल दाब प्रेशर होता है, वो इतना प्रेशर है कि केवल 20 मीटर ऊंचे पौधों में ही रसारोहण करा सकता है। जबकि हमारा यूकेलिप्टस वगैरह है, ये तो बहुत ऊंचे या बहुत मीटर के पौधे होते हैं, है ना, बहुत ऊंचे पौधे होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि इन पौधों में अगर रसारोहण की क्रिया होगी तो इस हिसाब से लगभग 12 एटीएम प्रेशर की आवश्यकता होगी, जो कि आज तक नहीं देखा गया। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, इन्होंने कह दिया था कि भाई इस प्रकार रसारोहण होता है, तो वैज्ञानिकों ने बाद में देखा कि भाई ये तो 2 एटीएम प्रेशर ही उत्पन्न हो रहा है मूल दाब तो, और ये तो केवल इतने ऊंचे पौधों के लिए पर्याप्त है, बाकी जो बड़े पौधे उनमें कैसे होता है फिर? ठीक है, उनमें तो 12 एटीएम की आवश्यकता है, जो कि इतना मान तो कभी मैनोमीटर शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस सिद्धांत को और जैव बल सिद्धांत को पहले ही निष्क्रिय कर दिया, या मैं कहूं गलत साबित कर दिया। ठीक है, दोनों सिद्धांतों को समझ में आ गई बात? तो ये मूल दाब सिद्धांत है, ज्यादा बिल्कुल भी आप इस पर ध्यान मत लगाना, बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, इसमें कोई इंटरेस्टिंग मजे वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, हाँ। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट वो है डिक्सन जॉली का ससंजन सिद्धांत। यही है जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तीसरा जो है वो मैं डायरेक्ट हेडिंग बना देता हूं, डिक्सन जॉली का ससंजन सिद्धांत। ठीक है भाई, इसको हम बाष्पोत्कर्षण या खिंचाव, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाष्पोत्कर्षण या बाष्पोत्सर्जन खिंचाव फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य सिद्धांत था, डिक्सन और जॉली का ससंजन सिद्धांत। ठीक है, तो इसलिए क्या पॉइंट इन्होंने बोले तो देखते रहे। मूल से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन के कारण आई कमी से एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जल के अणु के मध्य ससंजन बल होता है, जिसका मान 45 से 207 एटीएम होता है। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव व ससंजन बल के कारण पौधों में रसारोहण की क्रिया होती है। ठीक है, इसके समक्ष प्रमाण है कि रसारोहण का सीधा संबंध प्रकाश या बाष्पोत्सर्जन से है, तथा दिन के समय चैलम ऊतक में
तनाव देखा गया। चाहे आप इसको लाइन को लिखे नहीं लिखे कोई बड़ी बात नहीं है ना हमारी। अब चलिए भाई सुनिए, लास्ट जो पॉइंट है वो है डिक्सन जॉली का ससंजन सिद्धांत। ठीक है, तो डिक्सन और जॉली जो हैं उनके हम ससंजन सिद्धांत की बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सर्वमान्य सिद्धांत था। और इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने कहा कि मूल से लेकर पत्तियों तक, जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है। मतलब एक जल के अणु इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार चलते रहते हैं नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो इसको हम एक प्रणाली बोलेंगे, जल स्थैतिक प्रणाली, हाइड्रोस्टैटिक प्रणाली। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आई। डिक्सन और जॉली ने ये कहा कि भाई पहली बात तो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल के जो अणु हैं वो आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि भाई फिर ये होता है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अब वाष्पोत्सर्जन हुआ तो ये खिंचाव उत्पन्न हुआ खिंचाव। और जैसे ही खिंचाव उत्पन्न होगा तो आप ध्यानपूर्वक समझना कि वाष्पोत्सर्जन के कारण, अच्छा ये पत्तियां हैं, है ना, तो ये पत्तियों में जल स्थैतिक प्रणाली मैंने शो की है। इसी प्रकार की प्रणाली नीचे तक होती है, रूट तक, है ना। पहली लाइन तो उन्होंने ये कही थी। दूसरी लाइन ये कहा कि वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाटर वाष्प के रूप में उड़ा, तो यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, खिंचाव। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि इन जल के अणुओं के मध्य जो एक फोर्स है वो कोहेरेंस फोर्स यानी कि ससंजन बल है। और ससंजन बल एक ऐसा बल होता है जो जल के अणुओं को आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो तीन बात आप याद रखना। और तीनों बात कितनी सिंपल है वो ध्यानपूर्वक समझो। कैसे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मूल से पत्ती तक जल एक अटूट स्तंभ के रूप में होता है जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि इसमें वह वाष्पोत्सर्जन हो तो एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोलेंगे। तो ये सेकंड बात हो गई। फिर तीसरी बात इन्होंने एक और कही कि भाई ये जल के अणुओं के मध्य जो अटूट स्तंभ है ना वो इनमें व्याप्त ससंजन बल के कारण है। तो तीन बात उन्होंने बता दी। अब आप खुद समझदार हैं कि जैसी ही लास्ट में उन्होंने क्या कहा, चौथी पॉइंट, कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन बल के कारण, दोनों के कारण पौधों में क्या होता है, रसारोहण की क्रिया होती है। एक बहुत सिंपल है, आप खुद समझदार हैं। एक तो इनमें ससंजन बल है, मतलब ये अलग नहीं होंगे, है ना। अब जैसे इसमें खिंचाव हुआ तो भाई वाटर तो इस प्रकार वाष्पित होके जाएगा। अब देखो ये अणु था, ये वाष्पित हुआ तो ये अणु क्या करेगा, इस अणु को यहाँ पर लेके आएगा। तो बताओ यहाँ पे पानी की कमी आएगी कि नहीं आएगी, नीचे आएगी ना। अब ये अणु भी गया, इस अणु का नंबर आया, ये गया, इसका आया, तो ये धीरे धीरे ये जो अणु था वो यहाँ पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, और फिर ये प्रणाली यहीं तक रह जाएगी। एक तो अभी तो पत्ती की बात लेके चल रहे हैं, तो बताओ इसमें धीरे धीरे जल की कमी आएगी कि नहीं आएगी, वाष्पोत्सर्जन से आएगी ना। लेकिन हमें तो पता है ना इसका सिस्टम तो पूरा, ये जो जल के अणु है, अब ये तना चल रहा है, ये कौन है, तना, और ये हमारी जड़ है और ये पत्ती है। तो जल के अणु तो भैया इस प्रकार हैं, जाइलम तक, और ये हमारे मूल रोम है और ये हमारी मिट्टी में जल है। तो जल के अणु तो बिल्कुल ऐसे ही तो जुड़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ से 2-3 अणु गए, एक खिंचाव हुआ, 2-3 अणु की कमी यहाँ पे पड़ी, तो मूल ने क्या किया, मिट्टी से 2-3 अणु ले लिए। तो ये सिस्टम ये चलता रहेगा, समझ में आ गई बात। तो इसी को तो आप रसारोहण बोलेंगे कि जड़ से जल कहाँ पहुँच गया। अब बताओ कि एक अणु यहाँ लिया, ये वाला, तो कभी तो ये यहाँ तक आएगा, इस स्थान तक,
आएगा कि नहीं आएगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रसारोहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रसारोहण। तो इस घटना के कुछ प्रमाण भी वहां मिले थे, क्या कि भाई जब प्रकाश ज्यादा होता है तो रसारोहण की क्रिया भी ज्यादा होती है ना। और दिन के समय जो हमारा जाइलम ऊतक होता है उसकी कोशिकाओं में कुछ तनाव भी देखा गया, ससंजन बल देखा गया, तनाव देखा गया। ठीक है, तो कुछ इन प्रमाणों से हमें यह पता चला कि वास्तव में ही ससंजन सिद्धांत के कारण ही रसारोहण की क्या होती है, क्रिया होती है। तो वर्तमान समय में इसी सिद्धांत को सर्वमान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डिक्सन जॉली का इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसको हम ससंजन सिद्धांत कहते हैं। देखो 3 बात जो आप पढ़ चुके हैं वो अपने दिमाग में सेट रखो। कैसे कि यार मूल से पत्ती तक जल होता है, इसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। दूसरी बात कि यार बाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा। तीसरी बात जलकेणु ससंजन बल से जुड़े रहते हैं। 3 पॉइंट हैं। अब चौथा पॉइंट आप ये बोलेंगे कि बाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन बल के कारण पौधों में क्या होता है, रसारोहण होता है। बस, और ये प्रक्रिया आप भली भांति जानते। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सिद्धांत। और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है 6 वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल, और कल इसको भी थोड़ा हम 5-10 मिनट रिवाइज करें। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया इस चैप्टर का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको कल रिवाइज करा। ठीक है भाई, ओके।